प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास एक सर्वेक्षण के अध्याय चौहान साम्राज्य और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में एक विशेष आदर के साथ लिया जाता है। पृथ्वीराज का इतिहास में एक विशेष स्थान रहा है जो विद्यार्थियों में एक रोमांच पैदा करता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहारों ने अपना विशाल और शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था, किंतु उनके निर्बल होते ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर पुनः विकेंद्रीकरण की स्थितियां पैदा हो गई, जिसमें विभिन्न वंशों के छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ पर विभिन्न वंशों के नेतृत्व में कई राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चौहान वंशी शासकों का महत्वपूर्ण स्थान था। चौहानों का उदय बड़ा विवादास्पद है। चारण, भाट और ख्यातों के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 4 कुलों में से एक कुल साहमान था, जो आगे चलकर चौहान राजपूत कहलाए। किंतु यह मत उचित नहीं है, क्योंकि अग्नि से मनुष्य की उत्पत्ति कदाचित संभव नहीं हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है, जब हमारे देश पर बाह्य आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, तब आबू पर्वत पर यज्ञ वेदी के समक्ष क्षत्रियों ने सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेने की शपथ ली होगी, या अग्निकुंड के चारों तरफ शपथ लेकर पुराने क्षत्रिय जो धर्मच्युत हो गए थे, वे और अन्य आदिवासी लोगों को क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर उन्हें रक्षा करने का दायित्व ऋषियों के द्वारा सौंपा गया होगा। अतः उन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाने लगा। यज्ञ वेदी के समक्ष क्षत्रियों ने सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेने की शपथ ली, जिसे बाद में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज दासों में क्षत्रियों की महत्ता प्रकट करने के लिए अग्निकुंड से उत्पत्ति के रूप को प्रचलित किया। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासों के अनुसार चौहान साहमान नाम के व्यक्ति के वंशज सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। गोत्रोच्चार में इन्हें चंद्रवंशी बताया जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इनसे अलग मत रखते हैं। स्मिथ व क्रूक ने कर्नल जेम्स टॉड की बात को स्वीकार करते हुए चौहानों को विदेशी मानते हैं। भंडारकर इन्हें विदेशी जातियों की संतान कहते हैं, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ राज्य के बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से संतान माना है, जिसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में चौहानों के उदय के बारे में किसी मत को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि चौहान भी राजपूतों की ही एक अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं के अनुरूप ही रहे होंगे। चौहानों का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ?
इसके बारे में विद्वान इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा चित्तौड़ को चाहमानों का उद्गम स्थल मानते हैं। पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य में पुष्कर को चाहमानों का मूल स्थान बताया गया है, तो 973 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में अनंत प्रांत सिक्कर के निकटवर्ती क्षेत्र को बताया गया है। किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि चाहमान जांगल देश के रहने वाले थे। सपाद लक्ष्य उनके राज्य का प्रमुख भाग था और उनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। खैर, ये अनवरत विवादित प्रश्न है। प्रारंभिक चौहान शासक का उदय और उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। चौहान शासकों में वासुदेव पहला व्यक्ति था जिसने 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य पर शासन किया। बिजोलिया के लेख से मालूम होता है कि उसने सांभर झील का निर्माण कराया था। वह एक वीर और प्रतापी शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, जो बाद के चौहान शासकों में भी नजर आती है। उसके उत्तराधिकारियों में सामंत, नृप, जयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपेंद्रराज, दुर्लभराज प्रथम, गोविंदराज प्रथम, चंदनराज द्वितीय, गोविंदराज द्वितीय, वागपति राज, ग्रहराज द्वितीय, दुर्लभराज द्वितीय आदि उल्लेखनीय शासकों के नाम वंश परंपरा में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य को निरंतर आगे बढ़ाया। चौहान शासकों की वंश परंपरा के अंतर्गत दुर्लभराज तृतीय के पश्चात उसका भाई विग्रहराज तृतीय, जिसे विसल देव भी कहा जाता है, गद्दी पर बैठा और 1105 ईस्वी में इसका पुत्र पृथ्वीराज प्रथम चौहान शासक को बढ़ाने में गद्दी पर बैठा। कहा जाता है पृथ्वीराज प्रथम ने ही रणथंभौर के जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था। इस प्रकार से साम्राज्य विस्तार की जिस नीति की अब तक पालना हो रही थी, उसे 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज के समय में और अधिक सुदृढ़ता प्राप्त हुई। निसंदेह अजयराज का युग चौहानों के साम्राज्य निर्माण का युग कहा जा सकता है। चौहान शासकों की श्रृंखला में वह एक अच्छे विजेता के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की और सांभर की जगह पहाड़ियों से घिरे हुए इस सुरक्षित स्थान को अपनी राजधानी बनाया। यह एक शक्तिशाली शासक था। उसके समय में अजय पेरियद्रम नामक सिक्के चलाने के भी उल्लेख मिलते हैं। यूँ तो उसने अधिकांश तांबे के सिक्के चलाए, किंतु कुछ चांदी के सिक्के भी प्राप्त होते हैं, जिस पर उनकी रानी सोमल देवी का नाम अंकित है। 1133 ईस्वी में अजय राज का पुत्र अर्णोराज शासक बना। उसने अजमेर में सुप्रसिद्ध अना सागर तालाब का निर्माण करवाया। अर्णोराज का द्वितीय पुत्र विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ 1158 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। वह एक कुशल सेनापति और विजेता होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी थे। उसके समय में साहित्य की पर्याप्त रचना हुई। सुयोग्य शासकों की इस परंपरा में पृथ्वीराज द्वितीय व सोमेश्वर के नाम भी गिनाए जा सकते हैं, जिनके काल में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ सहिष्णुता की नीति का पालन भी होता रहा। उनका साम्राज्य अजमेर व शाकंभरी के अलावा पंजाब तथा मेवाड़ के जहाजपुर और चित्तौड़ के निकट तक फैला हुआ था। इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय के पूर्व तक चौहान काफ़ी शक्तिशाली होकर उभर चुके थे और भारत और राजस्थान में अपनी विजय पताका फहरा रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के जन्म की तिथि के बारे में
इतिहासकारों में मतभेद है। पृथ्वीराज विजय में उनके जन्म की तिथि ज्येष्ठ मास की द्वादशी दी गई है, परंतु वर्ष नहीं दिया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने विक्रम संवत 1123 उनकी जन्मतिथि स्वीकार की है, परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होती है। उसने पृथ्वीराज विजय में दी गई पृथ्वीराज के जन्म के समय के नक्षत्रों की स्थिति और चूड़ाक्रम संस्कार के आधार पर यह स्पष्ट किया कि पृथ्वीराज का जन्म विक्रम संवत 1218 से 1224 के मध्य निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि वह सोमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम कपूर देवी था। पृथ्वीराज के लिए तब बाल सुलभ सुरक्षा के सभी प्रयास भी किए गए। उनकी शिक्षा का प्रबंध भी किया गया। उन्हें विभिन्न तरह की भाषाएं सिखाई गई। वह प्रतिदिन व्यायाम करते थे एवं उसे भली भांति एक सैनिक की भांति शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया था। पृथ्वीराज अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद जिस समय गद्दी पर बैठे, उस समय उनकी अवस्था 9-10 वर्ष की रही होगी। तब उनकी माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासनभार संभाला। उसने योग्य विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त कर शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया, किंतु पृथ्वीराज बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह अधिक दिनों तक अपनी माता के नेतृत्व में नहीं रहा, इसीलिए कोई 3 वर्ष बाद ही उसने अपने विश्वास के अधिकारियों की सहायता से शासन कार्य संभाल लिया। इधर पृथ्वीराज के सिंहासन पर बैठने के कोई 1 वर्ष बाद ही 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान के समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की नाबालगी और राज्य संरक्षिका के रूप में कपूर देवी को निर्बल मानते हुए कर देने के लिए आदेश भिजवाया, किंतु कपूर देवी की योग्यता के कारण गौरी के आदेशों की पालना नहीं की गई और जब गौरी गुजरात से असफल हो पुनः गौर लौट गया, तब से लेकर 1191 ईस्वी तक दोनों के मध्य कोई विवाद नहीं हुआ। दोनों ही शासक अपने अपने राज्य विस्तार की होड़ा होड़ी में पहली बार करनाल जिले के तराइन नामक मैदान में आमने सामने युद्ध के लिए मिले। राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराज का काल अंतिम हिंदू सम्राट का काल कहा जाता है, क्योंकि इसके पश्चात दिल्ली की गद्दी पर या भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में हिंदू शासक फिर कभी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। उनके युग को उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा समझा जा सकता है। सर्वप्रथम पृथ्वीराज ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने विद्रोही रिश्तेदारों का दमन करना शुरू किया। पृथ्वीराज अल्पायु में गद्दी पर बैठे, तब उनके निकट संबंधियों ने लाभ उठाना चाहा। अतः पृथ्वीराज के सामने सबसे पहली समस्या इनका सामना करना था। पृथ्वीराज के काका अपर गांगई ने उस समय राज्य हस्तगत करने के लिए विद्रोह किया, किंतु पृथ्वीराज की सूझबूझ से इस विद्रोह को दबा दिया गया। अपर गांगेय को उसके साथियों सहित कैद कर मृत्युदंड दिया गया। तब अपने भाई को दिए मृत्युदंड से क्रोधित होकर अपर गांगेय के छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह किया। उसने पृथ्वीराज के विरुद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। तब पृथ्वीराज ने उसके विरुद्ध भी जयानक की कथानक के अनुसार विशाल सेना भेजी। यह अपने विरुद्ध विशाल सेना आई हुई देख के नागार्जुन अपने परिवार सहित अपनी सेना को अपने साथियों को सौंपकर स्वयं भाग गया। देवभट्ट कुछ समय तक तो गुड़गांव की रक्षा करता रहा, परंतु वह शीघ्र ही मारा गया। तब गुड़गांव पर भी चौहान सेना ने अपना अधिकार कर लिया और हजारों विद्रोहियों को मौत के घाट उतारा और उनको कईयों को बंदी बना लिया, जिसमें नागार्जुन का परिवार भी बंदी बनाया गया। बंदी विद्रोहियों को अजमेर में लाकर मृत्युदंड दिया गया और भविष्य में ऐसा विद्रोह न हो उसके लिए नगर के प्रमुख स्थानों पर विद्रोहियों के सिर काट कर लटका दिए गए। इसी प्रकार 1182 ईस्वी के करीब गुड़गांव में रहने वाली भंडानक जाति ने उपद्रव करना शुरू किया।
ये भांडानक जाति गुड़गांव, मथुरा, भरतपुर, अलवर, राजस्थान के उत्तरी और हरियाणा के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में निवास करती थी। ये जाति शुरू से ही उपद्रवकारी और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। पृथ्वीराज ने उनकी बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए उसको योजनाबद्ध तरीके से घेरा और जो कार्य विग्रहराज चतुर्थ अपने जीवन काल में नहीं कर पाए उसे पृथ्वीराज ने पूरा किया। बंडानकों की उपद्रवी प्रकृति को समूल नष्ट कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए विवश किया और अनेक भांडानकों को मौत के घाट उतारा गया और अनेकों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार बंडानकों के आत्मसमर्पण से आधुनिक हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और दिल्ली और उसका दक्षिणी क्षेत्र अजमेर के अधीन हो गए। साथ ही साथ उन्होंने एक लड़ाकू जाति का सैन्य सहयोग भी प्राप्त किया और बंडानक जाति के लोगों को अपनी सेनाओं में एक सैनिक के तौर पर शामिल किया। इन प्रारंभिक सफलताओं के बाद पृथ्वीराज का ध्यान दिग्विजय की ओर गया। पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राज्यों चंदेलों, चालुक्यों, घेड़वालों इत्यादि पर धीरे धीरे क्रमबद्ध आक्रमण किए और इन पर अपनी विजय पताका फहराने की महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया। ये महत्वाकांक्षा पृथ्वीराज और चौहान साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि उसी समय भारतवर्ष पर तुर्कों के आक्रमण भी हो रहे थे। जिस समय आक्रमणकारी तुर्कों के सामने एक मजबूत संगठन बनाकर उनका सामना करने का समय था, उस समय पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति अपने पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ने में व्यर्थ गंवाई और परिणाम हुआ कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण हो गया और लंबे समय के लिए भारत में एक विदेशी शासन की स्थापना हुई, जो